हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज का हम इस क्लास में देखेंगे कि इतिहास क्या होता है। इतिहास के बारे में देखेंगे। देखिए, इतिहास बहुत बिखरा हुआ नॉलेज है, हमको कैसे पढ़ना है इसके बारे में पूरा सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ेंगे तभी इतिहास के बारे में समझ पाएंगे, क्योंकि इतिहास इतना बिखरा हुआ नॉलेज है, कहाँ कैसे पढ़ें तो इसके तौर तरीका से पढ़ेंगे तभी हमको समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। चलते हैं, देखते हैं इतिहास क्या होता है। देखिए, इतिहास का अगर डिफिनेशन की हम बात करते हैं तो यही होगा, अतीत में घटित अतीत में घटित कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण घटनाओं को इतिहास कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को इतिहास कहते हैं। देखिए, हमने क्या कहा भैया, जो हमारा इतिहास होता है, इतिहास क्या होता है कि अतीत में घटित, अतीत यानी क्या होता है, अभी जो 10 मिनट पहले बीता वही अतीत है, अभी जो 1 घंटे पहले बीता वही, जो 1 साल बीत गया वो भी क्या है, अतीत है। ठीक है, तो अतीत भैया ऐसी कौन सी घटना है, जो कुछ महत्वपूर्ण घटना होगी वही इतिहास कहलाएगा। लेकिन सर जी, जैसे जो कोरोना आया था, क्या इतिहास में आएगा? हाँ, ये इतिहास में आएगा। जो अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था, ये आपके इतिहास के अंतर्गत तो आ जाएगा। लेकिन अगर कहिए कि अगले साल हमको बुखार हुआ था, सर्दी हुआ था, हम उसको मार के पैर तोड़ दिए थे, तो इतिहास के अंतर्गत नहीं आने वाली है। कुछ महत्वपूर्ण काम होगा, इसीलिए कहते हैं ना कि इतिहास पढ़ना तो आसान है, इतिहास तो जैसे तैसे करके पढ़ लेंगे, लेकिन इतिहास में जगह बनाना बड़ा मुश्किल है। आप ही लोगों से कोई इतिहास में जगह बनाएगा, ठीक है, तो कोशिश करिएगा भैया, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। ठीक है, देखिए, इसी पर एक शेर अर्ज करते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कहावत सुना है कि ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो इसीलिए निरंतर प्रयास करते रहिएगा। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। ये इतिहास होता है अतीत में घटित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को क्या बोल दिया, इतिहास बोल दिया। अगर हम इतिहास के जनक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भैया, इतिहास के जनक, तो इतिहास के जनक हैं भैया हेरोडोटस। हेरोडोटस हैं। अगर हम यहाँ पर इतिहास के जनक की बात करते, इतिहास के पिता कौन, इतिहास के रचयिता कौन है, तो इतिहास के जनक हैं हेरोडोटस साहब हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और आती है, क्या आती है सर जी, एक इतिहास होता है पूरा तात्विक इतिहास। पूरा तात्विक पूरा तात्विक इतिहास होता है। कहेंगे सर जी, पूरा तात्विक इतिहास क्या होता है? पूरा तात्विक इतिहास का मतलब होता है कि खुदाई के दौरान जो भी वस्तुएं मिलती हैं, जैसे हम जब आपको पढ़ाएंगे, इसी इतिहास में पढ़ाएंगे, जब शिलालेख वगैरह पढ़ाएंगे, अभी खुदाई के दौरान जो भी वस्तुएं प्राप्त होती हैं वो किसके अंतर्गत आएंगी, इतिहास के अंतर्गत आएगी। इतिहास के कौन से इतिहास के अंतर्गत आएगी, तो पूरा तात्विक इतिहास के अंतर्गत आएगा। हमने क्या कहा, पूरा तात्विक इतिहास क्या होता है, खुदाई यानी पुरानी चीजों की, खुदाई के दौरान पुरानी चीजें जो मिलती हैं वो पूरा तात्विक इतिहास के अंतर्गत आता है। तो अगर बात करते हैं पूरा तात्विक इतिहास के जनक कौन है, इतिहास के तो जनक देख लिए, लेकिन पूरा तात्विक इतिहास के जनक कौन है भैया, तो रॉबर्ट ब्रूस है। कौन है भैया, रॉबर्ट ब्रूस है। ठीक है, पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़े देखिए कौन है, रॉबर्ट ब्रूस है। हमने क्या कहा, पूरा तात्विक क्या होता है, खुदाई के दौरान जो भी वस्तुएं मिले वो पूरा तात्विक इतिहास के अंतर। अभी हम इसके बारे में पूरा डिटेल बताएंगे, बस अभी के लिए यहाँ पर कुछ बेसिक नॉलेज जान लीजिए इतिहास के बारे में। तो इतिहास के जनक हेरोडोटस, पूरा तात्विक इतिहास जनक रॉबर्ट ब्रूस है। ठीक है, अब यह खुदाई के दौरान कुछ ना कुछ तो मिला होगा। हमने क्या कहा, खुदाई के दौरान जो भी वस्तुएं प्राप्त हुई वो पुरातात्विक इतिहास के अंतर्गत आएगा। अब कहीं भी खुदाई, तो खुदाई के दौरान कुछ मिला होगा और उसको कहीं ना कहीं रखा, किसी न किसी संग्रहालय में रखा होगा या किसी न किसी म्यूजियम में रखा होगा। तो कहाँ रखा होगा भैया, अगर हम बात करते हैं
तीसरी पॉइंट पे, तो अंतरराष्ट्रीय पुरातात्विक संग्रहालय, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पुरातात्विक अंतरराष्ट्रीय पुरातात्विक संग्रहालय, अंतरराष्ट्रीय पुरातात्विक संग्रहालय अगर हम बात करते हैं पूरे विश्व लेवल पर अगर खुदाई के दौरान जो भी मिला होगा वो कहां पर रखा होगा भैया, तो कोपेनहेगन में रखा है, कोपेनहेगन। हमारी बात आपको शायद समझ में आ रही होगी। हम क्या करें भैया, जो अंतरराष्ट्रीय पुरातात्विक संग्रहालय है ये कहाँ है, कोपेनहेगन में है। और अंतरराष्ट्रीय पुरातात्विक इतिहास के जनक कौन है भैया, अरे पुरातात्विक इतिहास के जनक कौन है, रॉबर्ट ब्रूस हैं। अंतरराष्ट्रीय पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, कोपेनहेगन में स्थित है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो बात करते हैं, तो भारत में भी तो होना चाहिए। हमने तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर देख लिया, लेकिन अब भारत की अगर बात आती है तो भारतीय पुरातात्विक इतिहास के जनक कौन है, यहां पर बात आती है भारतीय पुरातात्विक इतिहास के जनक। अगर हम बात करते हैं भारतीय पुरातात्विक इतिहास के जनक, तो कनिंघम साहब हैं। कौन है भैया, कनिंघम साहब हैं। शायद इतनी सी बात हमारी आपको समझ में आ गई होगी। हमने क्या कहा, भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय का, भारतीय पुरातात्विक इतिहास के जनक कौन है भैया, तो कनिंघम साहब हैं। ठीक है, तो भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय भी होना चाहिए, भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय भी होना चाहिए। तो भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय कहां पर स्थित है इस समय में, भोपाल में स्थित है। कहां पर स्थित है भैया, भोपाल में स्थित है। भोपाल में किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, मंत्रालय के अंतर्गत। और इसे भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय को इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहां पर स्थित है भैया, भोपाल में स्थित है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, संस्कृत। इससे भी क्वेश्चन आपका पूछता है कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है, हमने क्या कहा भैया, इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं, पुरातात्विक इतिहास के जनक रॉबर्ट ब्रूस हैं। अंतरराष्ट्रीय पुरातात्विक संग्रहालय कहां पर स्थित है, कोपेनहेगन में स्थित है। भारतीय पुरातात्विक इतिहास के जनक कनिंघम हैं। ठीक है, भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय कहां पर स्थित है, भोपाल में। किस मंत्रालय के अंतर्गत, संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत। आपको इतिहास की कुछ बेसिक नॉलेज पता हो गई होगी, मैं आशा करता हूं। ठीक है, तो चलते हैं भैया। देखिए, मन से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, ये दिखावे की पढ़ाई मत कीजिए कि हम दिखाव पढ़ रहे हैं बस ऐसे पढ़ते। देखिए, मन से पढ़ाई, क्योंकि जब आपके दिन अच्छे होते तो सब आपके साथ रहते हैं। ठीक है, लेकिन आपके जब दिन बुरे होते हैं तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे सीता के रखवाले राम थे, जब हरण हुआ तब कोई नहीं था। द्रौपदी के 5 पांडव थे, जब चीर हरण हुआ तब कोई नहीं थे। दशरथ के 4 दुलारे थे, जब प्राण तजे तब कोई नहीं। रावण भी शक्तिशाली था, जब लंका जली तब कोई नहीं। अभिमन्यु भी राज दुलारे थे, जब चक्रव्यूह में फंसे तब कोई नहीं। सच यही है दुनिया वालों, यहाँ अपना कोई नहीं। इसीलिए कहते हैं मन से पढ़ाई करो भाई। ठीक है, यहाँ अपना कितने लोग देखते हैं एग्जाम में जाते हैं दूसरों के भरोसे बैठे रहते, दूसरे के भरोसे नहीं। ठीक है, अपने देखिए, जिस पेड़ से जिस टंगारी से पेड़ को काटा जाता है, ठीक है, जिस टंगारी से पेड़ को काटा जाता है, वो टंगारी का जो वेट होता है, जो पकड़ने में आता है, वो लकड़ी का ही होता है। जब तक आपको अपने न मिले हो, आपको कोई गिरा नहीं सकता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हम तो इतिहास के, देखिए इतिहास पे बेसिक नॉलेज आपको पता हो गया। अब हम आगे चलते हैं, इतिहास के आगे टॉपिक बढ़ाते हैं अपना। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं इतिहास को। देखिए, एक थॉमस नाम के वैज्ञानिक थे। कौन थे भैया, थॉमस।
हाँ, बात करते हैं यहाँ थॉमस साहब की। एक थॉमस नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने इतिहास को बांटने की कोशिश की। भैया इतना लंबा चौड़ा इतिहास कैसे बांटे भैया? तो इन्होंने इतिहास को बांटने की कोशिश की। किस आधार पर? कि कौन सी वस्तु कब मिली। जैसे जब लोहा मिला तो लौह युगीन कह दिया, कांसा मिला तो कांस्य युगीन कह दिया, ठीक है। पत्थर मिला तो पाषाण काल कर दिया, तांबा और पत्थर दोनों मिला तो ताम्र पाषाण काल कर दिया। शायद इतनी सी बात समझ में आ गई। तो जो थॉमस साहब थे, इन्होंने इतिहास को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा भाई? 3 भागों में। पहला है आपका प्राक ऐतिहासिक, प्राक ऐतिहासिक, प्राक ऐतिहासिक। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक। अगला है आपका ऐतिहासिक। अब जरा यहां से ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहां से थोड़ा ध्यान से समझिएगा, हम बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए थॉमस कौन थे भैया? थॉमस साहब ने इतिहास को बांटने की कोशिश की। किस आधार पर? कि कौन सी वस्तु कब और कहां मिली, कैसे मिली। तो इस आधार पर इन्होंने इतिहास को बांटा। कैसे? कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। तो प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक में बांट दिया। तो प्राक ऐतिहासिक हम पहले, सबसे पहले प्राक पढ़ेंगे, उसके बाद आद्य पढ़ेंगे, उसके बाद ऐतिहासिक। हमने आपको शुरू में बोला इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है, इसीलिए क्रम बाय क्रम पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए जो प्राक ऐतिहासिक होता है ना भाई, प्राक ऐतिहासिक में इसमें लिखित स्रोत नहीं थे। इसमें मनुष्य जो था, जो आदि मानव थे, पहले आदि मानव से धीरे धीरे मनुष्य धीरे धीरे आया है, ठीक है। तो प्राक ऐतिहासिक में इसमें लिखित स्रोत नहीं मिला। क्या नहीं मिला? सबसे इंपॉर्टेंट बात है भैया, इसमें लिखित स्रोत, इसमें लिखित स्रोत नहीं मिला। क्या नहीं मिला भैया? इसमें मनुष्य लिखना पढ़ना नहीं जानता था। लेकिन हाँ, जो आद्य ऐतिहासिक है आपका, इसमें लिखित स्रोत तो मिला। हम क्या करें भैया? इसमें लिखित स्रोत मिला, लेकिन क्या लिखकर चला गया? पढ़ा ही नहीं गया, लेकिन पढ़ा नहीं गया। इसमें इसे देखिए, बहुत फंसाने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा इतिहास में ऐसा कौन सा काल है जिसमें मनुष्य लिखना तो जानता था लेकिन पढ़ा नहीं गया। वो लोग अपनी भाषा में पढ़ते होंगे, लेकिन क्या लिख क्या पढ़ के चलेंगे। लेकिन चाइना से कुछ मिलता, लेकिन चाइना वाले भी उसे पढ़ नहीं सके। तो इसमें भैया देखिए, लिखित स्रोत इसमें मिलवा ही नहीं किया, ठीक। इसमें लिखित स्रोत नहीं मिला। इसमें मिला लेकिन पढ़ा भी नहीं गया, लेकिन इसमें लिखा भी गया, लिखा गया और इसमें पढ़ा भी गया, पढ़ा भी गया, ठीक है। इस ऐतिहासिक के अंतर्गत हम आ जाएंगे। इसी में वेद पुराण साहित्य सब लिखे हैं। अशोक का शिलालेख किसी में पढ़ेंगे, ठीक है। अशोक सम्राट पढ़ेंगे, तो उसमें क्या लिखे थे भैया, क्या क्या बता के गए, तो उसमें सब पढ़ा गया। तो इसमें ऐसा देखें, प्राक ऐतिहासिक में लिखित स्रोत नहीं मिला, आद्य ऐतिहासिक में मिला लेकिन पढ़ा नहीं गया, ठीक है। ऐतिहासिक में लिखा भी गया, पढ़ा भी गया। शायद इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं, हम पहले देखते हैं प्राक ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक का अगर हम अध्ययन करने के बाद, क्या करने के बाद भैया, अध्ययन इसका डीप अध्ययन करने के बाद हमको पता चला कि जो प्राक ऐतिहासिक होता है, इसमें मिला भैया पत्थर मिला। क्या मिला? इसमें हमको मिला पत्थर मिला। तो इसीलिए इसे हमने कह दिया पाषाण काल। क्या बोल दिया? पाषाण काल। पत्थर मिला तो इसे हमने कह दिया पाषाण काल, ठीक है। लेकिन तांबा भी मिल गया भैया, तांबा भी मिल गया इसी काल में, इसीलिए इसे हमने बोलिया तांबा मिल गया, पत्थर भी मिल गया, तांबा मिल गया। और फिर जब हम दोनों को मिला के बोल दिए ताम्र पाषाण काल। क्या बोल दिए भैया? ताम्र पाषाण काल। शायद इतनी सी बात हमारी आपको समझ में आ गई होगी। हमने क्या कहा, जो प्राक ऐतिहासिक में था, इसमें पत्थर और तांबा दोनों मिला, इन दोनों को मिला के बोल दिए ताम्र पाषाण काल। पहले पत्थर मिला था तो पाषाण काल कर लिया, जब तांबा मिल गया तो तांबा और पत्थर को दोनों को मिला के ताम्र पाषाण काल कह दिया। अब आद्य ऐतिहासिक में क्या मिला भैया? इसका अध्ययन करने के बाद इसमें हमको कांसा मिला। क्या मिला? कांसा एक धातु है, ठीक है। कांसा मिला, और कांसा मिला, जब मिला कांसा तो इसे हम बोलिए कांस्य युगीन सभ्यता। क्या बोल दिए? कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है। इसमें भैया कांसा मिला और इसमें आपको लोहा मिला। क्या मिला? लोहा मिला।
लोहा कठोर धातु है भैया, इसमें क्या मिला, लोहा मिला, इसलिए इसे हमने क्या कर दिया, लौह युगीन सभ्यता बोल दिया, लौह युगीन सभ्यता बोल दिया, इसलिए इसे क्या बोल दिया हमने, लौह युगीन सभ्यता बोल दिया। शायद आपको इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए सर, एक बार फिर से समझा दिए, नहीं समझ में आया। हमने कहा जो थॉमस साहब थे, इन्होंने इतिहास को बांटने की कोशिश की, किस आधार पर, कि कौन सी वस्तु कब मिले। जैसे लोहा मिला तो उसे लौह युगीन कह दिया, कांसा मिला तो उसे कांस्य युगीन कर दिया, पत्थर मिला पाषाण काल कह दिया, लेकिन पत्थर तांबा दोनों साथ मिले उसे ताम्र पाषाण कर दिया। बस वही चीज बताया गया है। प्राक ऐतिहासिक में लिखित स्रोत नहीं मिला, ठीक है, इसमें मिला लेकिन पढ़ा नहीं गया, इसमें मिला लिखा भी गया और पढ़ा भी गया। शायद इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं भैया, पहले प्राक ऐतिहासिक को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पहले प्राक ऐतिहासिक को पढ़ेंगे, फिर आद्य ऐतिहासिक को पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर ऐतिहासिक को पढ़ेंगे। हमने आपको इसका थोड़ा थोड़ा परिचय बता दिया। अब आते हैं हम किस पर, प्राक ऐतिहासिक पर आते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम सीधा प्राक ऐतिहासिक क्या होता है। अब क्रम बाय क्रम पढ़ते चलिए, ठीक है। कोशिश करिएगा नोट्स भी बनाते रहिएगा, और हम बीच बीच में आप लोगों को टेस्ट पे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। अब आते हैं हम किस पर, प्राक ऐतिहासिक पर। प्राक ऐतिहासिक, देखिए सर जी बताइए ये प्राक ऐतिहासिक क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर हम प्राक ऐतिहासिक की बात करते हैं, हमने बताया था इसमें लिखित स्रोत नहीं था, इसमें पत्थर और तांबा मिला था। क्या मिला था, तो इस काल को हम ताम्र पाषाण के नाम से भी जान सकते हैं भैया, ताम्र पाषाण काल के नाम से भी, ताम्र पाषाण काल के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ देखिए, प्राक ऐतिहासिक को पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल के नाम से भी जान सकते हैं। ये प्राक ऐतिहासिक आज से लगभग 20 लाख साल पहले से शुरू होता है। कब से शुरू होता है, 20 लाख साल पहले से, 20 लाख साल पहले से शुरू होता है। आज से ठीक 20 लाख साल पहले से शुरू होता है। इसमें देखिए, इसमें देखना है मनुष्य धीरे धीरे उत्पत्ति, मनुष्य ने कैसे धीरे धीरे विकास किया, जो यहां तक मनुष्य इस कंडीशन पर पहुंच गया है। तो देखते हैं इसमें मनुष्य कैसे प्रारंभ किया। अगर हम यहां से बात करते हैं तो मनुष्यों की, मनुष्य सबसे पहले कहां दिखे, तो सबसे पहले मनुष्य अफ्रीका में दिखे। कहां देखे भैया, अफ्रीका में देखे। लेकिन जो मनुष्य अफ्रीका में देखे गए थे ना, अब जो मनुष्य अफ्रीका में देखे, लेकिन वह मनुष्य क्या था, सभ्य नहीं था। क्या नहीं था, मनुष्य सभ्य नहीं था। तो मानव जाति का पालना, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि मानव जाति का पालना, मानव जाति का पालना किसे कहेंगे भैया। मानव जाति सबसे पहले कहां देखे गए थे, तो अफ्रीका में देखे गए थे। मानव जाति का पालना किसे कहते हैं, अफ्रीका। लेकिन यह मानव सभ्य नहीं था, इसे बातचीत करना नहीं आता था। अब हम आते हैं भैया, तो मानव जाति का सभ्यता, मानव धीरे धीरे सभ्य कहां हुआ, मानव जाति का सभ्यता, मानव जाति का सभ्यता किसे कहते हैं, एशिया को कहते हैं, ठीक है। मनुष्य धीरे धीरे अब आगे बढ़ा, और आगे कहां चला है, एशिया। अफ्रीका से मनुष्य धीरे धीरे, अफ्रीका के महाद्वीपों से मनुष्य धीरे धीरे आ गया एशिया की तरफ, और यहीं से मनुष्य धीरे धीरे क्या होने लगा, सभ्य होने लगा। शायद इतनी सी बात आपको समझ में हमारे आ गई होगी, ठीक है। तो भैया इतनी सी प्राक ऐतिहासिक क्या होता है, ये आज से 20 लाख साल पहले से शुरू होता है। मानव जाति का पालना अफ्रीका को कहते हैं। यह मानव सभ्य नहीं था, इसे पढ़ना लिखना नहीं आता था, ठीक है। तो मानव धीरे धीरे अफ्रीका से एशिया की तरफ बढ़ा, और एशिया में मानव धीरे धीरे क्या हुआ, सभ्य हुआ। यहां धीरे धीरे मानव क्या, सभ्यता की ओर आगे बढ़ने लगा। तो आगे हम देखते हैं ना, जो ये प्राक ऐतिहासिक है या पाषाण काल है, पाषाण काल को हम, जो ताम्र पाषाण काल है या पाषाण काल जो है, इसको पाषाण काल को हम कई भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। देखिए भैया, कई भाग में बांट सकते हैं पाषाण काल को, तो 4 भाग में बांट सकते हैं, ठीक है। पहला है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण, पूरा पाषाण ज्यादा हो गया था, पूरा पाषाण काल। अगला है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल।
मध्य पाषाण काल। अगला है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। अगला है भैया आपका ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल। शायद आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। देखिए सर जी क्या बता रहे हैं, कुछ पल्ले नहीं पड़ा है, जरा ध्यान से देखिएगा। हमने कहा जो थॉमस साहब थे उन्होंने इतिहास को बांटने की कोशिश की। कैसे की, कौन सी वस्तु कब मिली, ठीक है। जैसे अब देखिए इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। अब जिसको हम पढ़ रहे हैं प्राकृतिक, प्राक ऐतिहासिक में लिखित स्रोत नहीं मिला था, ठीक है। इसका अध्ययन करने के बाद हमको पता चला इसमें पत्थर और तांबा भी से ताम्र पाषाण काल कह दिए। और यह शुरू होते आज से 20 लाख साल पहले से। मानव जाति का पालना अफ्रीका को कहते हैं। मानव सभ्य नहीं था, इसे पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो मानव जाति की सभ्यता किसे कहेंगे, एशिया कहेंगे। यहाँ से मानव धीरे धीरे शुरू हुआ। और पाषाण प्राक ऐतिहासिक को पाषाण काल के नाम, इसको 4 भागों में बांटा गया। पहला पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, ठीक है। तो हम क्रम बाय क्रम देखेंगे भैया पूरा पाषाण काल क्या होता है, ठीक है। अब हम क्रम बाय क्रम देखने वाले हैं कि ये पूरा पाषाण काल क्या होता है। पूरा पाषाण काल किसको देखेंगे भैया, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल देखते हैं पूरा पाषाण काल क्या होता है, इसमें मानव कैसा था। देखें पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में मानव भैया खाना बदोश था। कैसा था, खाना बदोश। सर जी ये क्या बता रहे हैं खाना बदोश, बाबू थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। इधर उधर मत करिएगा, ध्यान से पढ़िए। खाना बदोश यानी क्या होता है कि मनुष्य उस समय पूरा पाषाण काल में मनुष्य केवल खाना के भरोसे, उसको क्या था ना, हमारा कैसे पेट भर जाए बस दुनिया ऊपर पड़ने गई, ठीक है। क्या था भैया, खाना बदोश था और खाद्य संग्राहक था। क्या था, खाद्य संग्राहक था, यानी खाना को समेट कर अपना खाना खा लेता था, यानी खाद्य संग्राहक था और खाना बदोश था। और क्या था भैया, आखेटक था। आखेटक था। आखेटक यानी क्या था भैया, शिकारी। आखेटक मतलब क्या होता है, मैं कोष्टक में लिख दे रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। आखेटक यानी क्या होता है, शिकारी। उस समय मनुष्य क्या था, शिकारी था, खाना बदोश था, खाद्य संग्राहक था। लेकिन पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने 2 बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। पहला क्या किया, आग की खोज कर दिया। क्या किया भैया, आग की खोज कर दिया। कैसे कर दिया खोज भैया आग की, देखिए ध्यान सुनिए। देखिए भैया घर्षण की वजह से जंगलों में देखते हैं आग लग जाता है। क्या लग जाता है, जंगलों में जो घर्षण की वजह से आग है, वहां पर सूखे पत्ते होंगे। एक इमेजिन करके हम आपको बता रहे हैं, कंफर्म नहीं बता रहे हैं, ऐसा ही कंडीशन हुआ होगा, ठीक है। आप भी इमेजिन करके पता कर सकते हैं। देखिए घर्षण की वजह से क्या हुआ होगा, आग लग गया होगा पत्ती में। जो आग लगा होगा उस आग में कुछ मांस रहा होगा, और जब मांस रहा होगा भैया, तो उस मांस को जब आदि मानव ने पहली बार खाया तो उनको बड़ा स्वादिष्ट हुआ। तो खाने की लालसावश उन्होंने पत्थर को पत्थर से टकराना स्टार्ट कर दिया। जो चिंगारी निकला, जो चिंगारी उत्पन्न हुआ, उसे मानव ने आग की खोज कर लिया, ठीक है। अब इस काल में एक महत्वपूर्ण काम किए थे भैया। क्या किए थे, मनुष्य ने इसी काल में चित्रकारी बनाना स्टार्ट कर दिया था। चित्रकारी करना, कैसे चित्रकारी करता था भैया, उस समय कहाँ कला पेंटिंग था। देखिए तो गुफाओं में मनुष्य क्या करता था, पत्थर से ऐसे निशान बनाया, खटोल के बढ़िया से अंदर से धसा के लिख देता था, चित्रकारी कर देता था। शायद इतनी सी बात समझ में। तो मनुष्य की पहली चित्रकारी कहाँ देखी गई भैया, तो मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में एक जगह है भीम बेक्टर। भीम वेक्टर, मध्य प्रदेश के भीम वेक्टर के रायसेन जिला में। शायद हमारी इतनी सी बात आपको पल्ले पड़ गया होगा। हमने क्या कहा भैया, जो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल में मानव क्या था, केवल खाना बदोश था और खाद्य संग्राहक था, आखेटक था, शिकारी यानी शिकार करके अपना पेट भरता था, केवल खाना के भरोसे रहता था, ठीक है। और इसी काल में मनुष्य ने आग की खोज कर दिया, चित्रकारी सबसे पहले चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले चित्रकारी कहाँ किया था, तो मध्य प्रदेश के भीम बेक्टर के रायसेन जिला में किया था। शायद इतनी सी बात हमारी समझ में आ गई होगी, ठीक है। मन से मेहनत से पढ़ाई करेंगे तभी आगे सफल होंगे, ठीक है। इसी पर एक शेर अर्ज किया है कि इश्क करने से पहले अंजाम देख लो,
अगर मेरी बातों का विश्वास न हो, गजनी और तेरे नाम देख लो। ठीक है भाई, मन से पढ़िएगा। चलते हैं आगे हम। अगला आपका पूरा पाषाण काल के बाद है, अगला आपका है मध्य पाषाण काल। क्या है भैया? अगला हमने बताया था 4 प्रकार के बताए थे ना, तो अगला है आपका मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल देखते हैं भैया, मध्य पाषाण काल क्या होता है। ठीक है, मध्य पाषाण काल में मानव ने, यहीं से सबसे पहले मानव ने अंतर्वेष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ किया था। अंतर्वेष्टि, अंतर्वेष्टि की प्रक्रिया यानी क्या? अंतिम संस्कार की प्रक्रिया। आपसे क्वेश्चन में अंतर्वेष्टि पूछेगा, अंतिम संस्कार बहुत कम पूछेगा। संस्कार, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया मनुष्य ने किस काल में स्टार्ट किया था? तो मध्य पाषाण काल में। और इसी काल में मनुष्य ने दफनाने की प्रक्रिया शुरू किया था। दफनाने की प्रक्रिया शुरू कर दिया था। हमने क्या कहा भैया? जो मध्य पाषाण काल होता है, इसी में मानव ने अंतर्वेष्टि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू कर दिया था। ठीक है, और दफनाने की प्रक्रिया इसी काल में प्रारंभ कर दिया था। और क्या? अच्छा सर जी, उस समय दफना रहा तो कोई जाके देखा था? नहीं, इसके कुछ साक्ष्य मिले थे। जैसे हम आपको साक्ष्य बता रहे हैं। ठीक है, एक जगह है, एक जगह का नाम है बुर्जहोम। क्या नाम है भैया? बुर्जहोम। ठीक है, बुर्जहोम में देखा गया कि मानव के साथ कुत्ता दफनाया गया था। मानव के साथ कुत्ता दफनाया गया था। मानव के साथ क्या दफनाया गया था भैया? कुत्ता दफनाया गया था। ठीक है, हरियाणा में एक जगह है, हरियाणा में एक जगह है दमदमा। दमदमा, थोड़ा नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्ट बनता है यहाँ से क्वेश्चन। हरियाणा के दमदमा में 3 लाश एक साथ मिला। 3 लाश एक साथ मिला। शायद यहां से बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और एक जगह है भैया बिहार के, ये जगह है बिहार है, बिहार के चिरान में। बिहार है जो कहां पर स्थित है भैया? छपरा जिला में स्थित है। जिला भी पूछता है, छपरा जिला है। और चिरान में, एक चिरान जगह है, छपरा जिला में एक चिरान है। वहां पर सबसे ज्यादा हड्डियों के औजार मिले। क्या मिले? हड्डियों के औजार मिला। ठीक है, कोई इसमें शायद इतनी सी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हमने पढ़ लिया पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। शायद इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और फालतू कमेंट मत करिएगा। हम क्या बोल रहे हैं? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल क्या होता है? इसमें मानव खाना बदोश था, खाद्य संग्राहक था, और क्या था? आखेटक था, शिकारी था। ठीक है, आग की खोज किया था, चित्रकारी किया था। सबसे पहले चित्रकारी कहाँ किया था? तो मध्य प्रदेश के भीमबेटका के रायसेन जिला में किया था। मध्य पाषाण क्या होता है? इस काल में मनुष्य ने अंतर्वेष्टि यानी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया यहीं से स्टार्ट किया था, जबकि पूरा पाषाण काल में नहीं। अंतर्वेष्टि पे जो मर गया तो छोड़ को चलो। ठीक है, अब देखो, दफनाने की प्रक्रिया शुरू किया था बुर्जहों में। एग्जाम्पल इसका, हम अगर इसका क्या देखें, दफनाने की प्रक्रिया का अगर हम एग्जाम्पल आपको बता दें, तो बुर्जहों में मानव के साथ क्या मिला था? कुत्ता मिला था। हरियाणा में दमदमा में 3 लाश मिला था। ठीक है, बिहार के छपरा के चिरान में हड्डियों के क्या मिल गए भैया? औजार मिल गए। शायद इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। चलें आगे भैया, मेहनत करो। ठीक है, और लड़के लोग स्पेशल तुम लोग मेहनत करो। ठीक है, क्योंकि लड़कों का दर्द कोई नहीं समझता है। ठीक है, लड़कों के लिए एक शेर अर्ज किया है कि आंसू भी आते हैं, दर्द भी छुपाना पड़ता है। कि आंसू भी आते हैं, दर्द भी छुपाना पड़ता है। हम मर्द हैं जनाब, दर्द भी मुस्कुराना पड़ता है। दर्द में भी मुस्कुराना पड़ता है। ठीक है, तो मुस्कुरा कर भी एक ऐसा इतिहास रच दो। ठीक है, देखिए, जिंदगी एक कलम की तरह है। क्या? जिंदगी एक कलम की तरह है। इससे पहले इसकी स्याही खत्म हो जाए, इसे एक ऐसा इतिहास लिख दो कि आने वाली पीढ़ी पढ़े। ठीक है, चलते हैं हम आगे। तो शायद आपको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल समझ में आ गया होगा। अब आगे है नौ पाषाण काल। देखते हैं सर जी, नौ पाषाण काल में क्या हुआ था, मानव ने किस किस की खोज कर दी थी। चल रहे हैं आगे, चलो आप जल्दी देखिएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं हम नौ पाषाण काल में। नौ पाषाण काल में
कहेंगे सर जी ये नवपाषाण काल क्या है? जरा ध्यान से देखिएगा, नवपाषाण काल में यहीं से मानव ने खेती प्रारंभ किया था। तो खेती करना मानव ने सबसे पहले कहाँ प्रारंभ, नवपाषाण काल से मानव ने खेती करना प्रारंभ कर दिया। और खेती के कारण मानव ने स्थायी आवास प्रारंभ कर दिया। क्या कर दिया भैया? स्थायी आवास प्रारंभ कर दिया। खेती के कारण मानव ने, क्योंकि देखिए पहले उस समय देखिए पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण क्या था, मानव बस खाते पीते एक जगह रुकता भी नहीं, खाता पीता चलता जाता था। लेकिन स्थायी आवास कब कर दे? खेती। भैया खेती जब करोगे तो उसकी रखवाली करने के लिए वहां पर रहना पड़ेगा। तो इसी कारण मनुष्य ने क्या करना, क्या स्थायी आवास करना प्रारंभ कर दिया। तो किसके कारण? खेती के कारण। किस काल में? नवपाषाण काल में। ठीक है। और खेती जब करना प्रारंभ कर दिया तो इसके आसपास कुत्ता लग गया। क्या लग गया? कुत्ता। तो मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता पालना कब प्रारंभ किया था? कुत्ता पालना कब प्रारंभ किया था? नवपाषाण काल में। इसी में आता है जब मनुष्य जब अनाज पक जाता था उसको घर से ले जाने में, खेत से घर तक ले जाने में दिक्कत होने लगी, तो मनुष्य ने धीरे धीरे पहिए का आविष्कार कर लिया। किसका आविष्कार कर लिया? पहिए का आविष्कार। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है मनुष्य ने पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है। और जब भैया अब पहिए का आविष्कार कर लिया तो उसे बैलगाड़ी बना करके तो उसी पर अनाज लाद करके घर ले जाता था। जब घर ले जाता था तो क्या होने लगा भैया, जो अनाज घर में रखता था चूहे ये खा डालते थे। इसीलिए मानव ने क्या काम कर दिया? मनका तैयार कर दिया। मनका आज की भाषा में आप समझ सकते हैं मटका। क्या कर सकते हैं? मटका तैयार कर लिया, जिससे अनाज को उसके अंदर पैक करके रख देता था। ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। ठीक है। इसी देखिए इस काल में मनुष्यों ने क्या क्या किया था भैया? नवपाषाण काल में खेती करना प्रारंभ कर दिया, स्थायी आवास प्रारंभ कर दिया, कुत्ता पालना प्रारंभ कर दिया, पहिए का आविष्कार कर दिया, मटका या मनका तैयार कर दिया। ठीक है। शायद इतनी सी बात हमारी समझ में आ गई। तो मनुष्यों ने सबसे पहले खेती किसकी की थी? तो जौ और गेहूं की। किसकी की थी भैया? जौ और गेहूं की कर दी थी। शायद इतनी सी बात समझ में आएगी। अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले खेती के साक्ष्य कहाँ मिले थे भैया? तो सुलेमान। देखिए सुलेमान, देखिए पूरा देखिए डिटेल। पाकिस्तान, पाखी लिखा गया जी, और पाखी हवे किया। तो पाकिस्तान के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच। देखें क्वेश्चन पूछता है खेती के साक्ष्य कहां मिले थे भैया? पाकिस्तान के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच हमको खेती के क्या मिले? साक्ष्य मिले थे। ठीक है। आज से लगभग 7000 ईसा पूर्व हम क्या करें? आज से लगभग 7000 ईसा पूर्व, क्या 7000 ईसा पूर्व क्या मिला भैया? किसकी खेती हुई थी? जौ और गेहूं की। आज से लगभग 7000 ईसा पूर्व जौ और गेहूं की खेती हुई थी। ठीक है। लगभग 6000 ईसा पूर्व, लगभग 6000 ईसा पूर्व कुलडीहवा में चावल मिला। कुलडीहवा एक जगह है, वहां पर क्या मिला भैया? चावल के साक्ष्य मिले। शायद इतनी सी बात हमारी आपको समझ में आ गई होगी। तो नवपाषाण काल में मनुष्य ने किसकी किसकी खोज कर दी? खेती करना प्रारंभ कर दिया, स्थायी आवास प्रारंभ कर दिया, कुत्ता पालना प्रारंभ कर दिया, पहिए का आविष्कार कर दिया, मनका या मटका तैयार कर दिया, गेहूं और जौ कर दिया। तो खेती के साक्ष्य कहां मिले? पाकिस्तान के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच मिला। 7000 ईसा पूर्व गेहूं और जौ मिला, जबकि 6000 ईसा पूर्व कुलडीहवा में क्या मिले भैया? चावल मिला। शायद आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। चले हम आगे। ठीक है। अब अगला लास्ट आपका बचता है ताम्रपाषाण काल, क्योंकि हमने पूरा तात्विक जो पूरा पाषाण काल था इसे 4 भागों में पढ़े थे। ठीक है। कौन कौन सा भैया? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण, जिसमें तीनों पढ़ने। अगला है आपका ताम्रपाषाण काल। क्या है भैया? ताम्र पाषाण काल। ताम्रपाषाण काल देखते हैं, ये ताम्रपाषाण काल क्या होता है? ये पाषाण काल का सबसे अंतिम काल है। क्या है भैया? पाषाण काल का सबसे अंतिम काल है। और यहां से औद्योगिकरण स्टार्ट हो गया था। क्या स्टार्ट हो गया था भैया? यहां तक मानव आते आते औद्योगिकरण करना प्रारंभ कर दिया। औद्योगिकरण यानी यहां से मानव व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। क्या कर दिया? व्यापार। ठीक है। खरीदना बेचना मनुष्य ने यहीं से स्टार्ट
कर दिया था। देखो धीरे धीरे देख रहे हैं, पूरा पूरा पाषाण काल में मानव सभ्य नहीं था, मध्य पाषाण काल में कुछ सब हुआ, नौ पाषाण काल में खेती करने धीरे धीरे, और ताम्र पाषाण काल आते आते मनुष्य ने व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, यहां तक कि शायद हमारी कोई कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए, हम आशा करते हैं। ठीक है, तो भैया मेहनत करो, कोशिश करो। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। ठीक है, दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। जाते जाते एक शेर अर्ज कर देता हूं कि मेहनत की आस लगाए बैठे हैं, कि मेहनत की आस लगाए बैठे हैं, मोहब्बत को सीने में दफनाए बैठे हैं, जिस दिन सफल होंगे डंका अपने आप बजेगा, डंका अपने आप बजेगा, अभी तो लोगों से अपनी कोशिश छुपाए बैठे हैं। तो मेहनत करिएगा भाई। ठीक है, कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना न भूलें, और दोस्तों के पास शेयर करना न भूलें। ठीक है।